Hi, my dear students. Today we are going to do class 9th NCRT, Pol Science chapter 4, that is electoral politics. Okay, and it is the part 2, and I have uploaded the part first. So we will start where we have left. Okay, so we have left it there. So let us start with our electoral system. Yeah. Mm, hmm. Yeah. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसेस हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में सबसे पहले आता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसेस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन विच आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसेस हमारी कंट्री डिवाइडेड की गई है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आधी 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 जो किस पे बेस्ड होती है पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन बेस्ड होती है जो पर्पस जिसे हम इलेक्शन के पर्पस से यूज़ कर सकते हैं तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसेस उन्हें कहते हैं Next is for Lok Sabha elections, the country is divided into 543 constituencies. इतनी कॉन्स्टिट्यूंस में पूरी कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है. नेक्स्ट इज सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज. इसी तरह हर स्टेट को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में. ठीक है. नेक्स्ट इज द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी. अब ये क्या होता है बच्चा? रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज मीन्स some constituencies which are reserved for people who belong to the scheduled caste और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि ST SC OBC इन लोगों के लिए रिजर्व्ड की जाती है ये सीट्स. ओके. नेक्स्ट इज हम समझेंगे जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है हम वो समझेंगे. ठीक है. या सो फर्स्ट प्रोसेस इज दिस बच्चा वोटर लिस्ट. सबसे पहले तो वोटर्स की लिस्ट निकाली जाती है पूरी, उसमें नाम लिखा रहता है उनका. ओके. उसके बाद इशूइंग इलेक्शन फ़ोटो ID कार्ड ये सब इशू कराया जाता है. इलेक्शन का फ़ोटो ID कार्ड तभी आप दे पाते हैं वोट अपना. अगला है नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट का नॉमिनेशन लिया जाता है. उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट, जो फाइनल लिस्ट निकलती है उसको पब्लिश किया जाता है. बताया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट कौन सी कंपनी से वो कौन सी पार्टी से पार्टिसिपेट कर रहा है. नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्टोरल स्टाफ. अपॉइंटमेंट लिया जाता है इलेक्टोरल स्टाफ का जो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कराएगा. उसके बाद इलेक्शन कैंपेन होता है. उसके बाद पोलिंग होती है, इलेक्शन कैंपेन होती है यानी कि रैलियाँ वगैरह होती है. बस काउंटिंग ऑफ वोट काउंट किए जाते हैं कि कितने वोट से कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले हैं. ठीक है. पोलिंग होती है वोट्स की. उसके बाद है रिज़ल्ट डिक्लेरेशन. उसके बाद रिज़ल्ट बता दिया जाता है. उसके बाद इलेक्शन पेटिशंस मिलती हैं यानी कि इलेक्शन में जो जीत जाता है उसे पेटिशंस मिलने लग जाती है. ओके. सो हमने पूरा प्रोसीजर जान लिया. अगर आपको पूरा देखना है देन आई एम शोइंग इट. आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो. ओके. या सो लेट्स मूव. वोटर्स लिस्ट देख लेते हैं. व्हाट इज़ वोटर लिस्ट? आप क्या सोचते हैं वोटर्स लिस्ट क्या होती है? The list of people who are eligible for voting is prepared by the Election Commission of India before election. इलेक्शन करने से पहले एक लिस्ट निकाली जाती है जो लोग वोटिंग करेंगे इलेक्शन में. ठीक है. In India, all the citizens aged 18 years and above has the right to vote, regardless of his or her caste, creed, color, religion और gender. ठीक है. इसका मतलब ये है बच्चा कि जितने भी सिटीजन्स हैं 18 साल से ऊपर वाले, इससे ऊपर वाले ही वोट कर सकते हैं. ये तो आपको पता है. तो उनको वोट करने का राइट होता है रिगार्डलेस. ये सब ना तो उसमें उसका या किसी भी लड़के का या लड़की का कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन और जेंडर नहीं देखा जाता है. यही तो है डेमोक्रेसी.
ठीक है। अब अगला है नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट। एक कैंडिडेट का कैसे नॉमिनेशन किया जाता है देखते हैं। एनीवन हु कैन बी वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। इसका मतलब ये बच्चा कि जो वोटर होता है ना, जैसे उसने किसी पार्टी को वोट किया तो वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने वोट कर दिया है तो आप इलेक्शन में कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। हाँ, ओके। सो next is however minimum age of in order to be a candidate the minimum age is 25 years। 18 साल के ऊपर वाले तो देंगे वोट, और 25 साल के कम से कम एज होनी चाहिए 25, और मैक्सिमम को तो अभी पता नहीं है, यानी कि बड़ी एज का होना चाहिए। 18 साल, अगर आप सोच रहे हैं कि 18 साल में मैंने वोट दिया तो 18 साल में जाके मैं इलेक्शन भी शुरू कर दूंगा, लेकिन नहीं। ओके, इसके लिए 25 ईयर्स तक तो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्शन कमीशन में क्या होता है। द कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन को टेक प्लेस फॉर अ 2 वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग। कैंपेन का मतलब क्या होता है, रैली वगैरह करना, अपनी पार्टी का वो करना, एडवर्टाइजमेंट। तो 2 हफ्ते पहले ही होता है उसके, जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती, अनाउंसमेंट नहीं करता कि कौन सी पार्टी जीती है, ठीक है। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पूल देयर वोट, यानी कि काउंट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्शन लॉ। इलेक्शन करने का क्या लॉ है बच्चा, वो भी देख लेते हैं। या सो पहला लॉ है इलेक्शन का, नो पार्टी कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स। कोई भी पार्टी किसी के साथ ज़बरदस्ती वोट दिलाने पे मजबूर नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ा लॉ है, ठीक है। अगला है नो पार्टी कैन अपील इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। कोई पार्टी ऐसा नहीं कर सकती कि ये दूसरी कास्ट का है तो ये मुझे वोट नहीं देगा, मुझे उस कास्ट से वोट चाहिए, मुझे उसी रिलीजन का वोट चाहिए। नेक्स्ट इज नो पार्टी कैन यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर कैंपेन्स। गवर्नमेंट की किसी भी रिसोर्स का कोई कैंपेन नहीं कर सकते वो, जैसे कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आप में पैसे बांट दूंगा, वो तो गवर्नमेंट के पैसे हैं, उसके कहाँ से पैसे आ गए। संपत्ति बांट दूंगा गवर्नमेंट की, ये ज़मीन दे दूंगा गवर्नमेंट की, तो वो तो ज़मीन तो गवर्नमेंट की है ना, उसकी कहाँ से आ गई, तो वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन कैंपेन्स इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। जितना अमाउंट कैंपेन में लगना है वो किस पे डिसाइड होता है, इलेक्शन कैंपेन्स पे, फाइन, इलेक्शन कमीशंस पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी कैन यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन। यानी कि कोई ऐसी जगह, जैसे आप मंदिर में जाके करने लग गए, मंदिर में जाके अगर आप वो करने लग गए, मंदिर में जाके आप बोलने लगे कि हमें वोट दो, देखो हम कितना पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, वोट दीजिए हमें। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी किसी भी रिलीजियस प्लेस को बोल के कि मैं यहाँ मंदिर जाता हूँ, रोज़ पूजा पाठ करता हूँ, अगर आप हिंदू हैं तो मुझे वोट दीजिए, तो इसके हिसाब से दे कांट डू सो। ओके, वैसे नहीं कर सकते, किसी भी वर्शिप वाली प्लेस को लेकर अपना वोट नहीं ले सकते, फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है एनी पार्टी कैन नॉट यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स और ऑफिशियल्स ओनली। गवर्नमेंट व्हीकल्स नहीं यूज़ कर सकती वो, ठीक है। एयरक्राफ्ट की गवर्नमेंट व्हीकल जैसे ट्रेन वगैरह और क्या सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल, दे कैन नॉट यूज़, गवर्नमेंट व्हीकल्स नहीं यूज़ कर सकते, एयरक्राफ्ट यूज़ नहीं कर सकते, ऑफिशियल्स भी नहीं यूज़ कर सकते। नेक्स्ट इज ओनली इलेक्शंस
ओके, वंस इलेक्शन अनाउंस्ड नो पार्टी कैन अनाउंस एनी बिग पॉलिसी। ठीक है, तो एक बार अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं कि अब इस जगह पे इलेक्शन होंगे, होने वाले हैं, हो रहे हैं, तो तब तक कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती। उससे क्या होता है, लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि इस पार्टी को करें, उस पार्टी को करें। ठीक है, तो इसलिए कोई चालाकी नहीं चलेगी। फाइन, ओके। सो ये कर लिया हमने कि क्या क्या नहीं कर सकती एक पार्टी। हाँ, चलो अब चलते हैं। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इंडिया में इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कौन बनाता है? सबसे पहली चीज़ बच्चा इसमें आ जाती है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जो हर चीज़ का ध्यान रखती है कौन सी पार्टी कर रही है अनफेयर मीन यूज़। फाइन, अगला है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। बहुत पॉपुलर पार्टिसिपेशन होती है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, अभी तो बीजेपी आगे निकल रही है। फाइन, तो कभी TRS में AIM, फाइन, ऐसे कई सारी पार्टीज़ हैं और भी कई सारी हैं। तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन यानी कि बहुत सारे लोग मिलके, कई पार्टियां मिलके पार्टिसिपेशन करती है, और इसीलिए ही इलेक्शन इंडिया में डेमोक्रेटिक होते हैं। नेक्स्ट है बच्चा चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसके कई सारे चैलेंजेस भी होते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के। ठीक है, इसलिए डेमोक्रेटिक हो जाती है फिर ये। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन का आउटकम, जो इलेक्शन आता है उसको एक्सेप्ट करने का जो तरीका है, ये नहीं कि हमें वोट नहीं दिया, हमारे साथ धोखा हुआ है और वो पार्टी क्यों खड़ी हो गई, वो पार्टी क्यों जीत गई, कैसे जीत गई, ऐसी नौटंकी नहीं चलती। ठीक है, वहाँ पे ऐसे नौटंकी किसी काम की नहीं है। तो सब एक्सेप्ट करना ही पड़ता है जो इलेक्शन का आउटकम आता है, यानी कि जो जीतता है वो एक्सेप्ट करता है और जो हार जाता है वो भी उसे एक्सेप्ट करना होता है। फाइन, एक्सेप्ट कर लिया। हो गए, ये सारे चैलेंजेस हो गए। फाइन, चलो हमने देख लिया व्हाट मेक्स एन इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। अगला है जस्ट अभी इसी पार्ट में ख़त्म कर दूँगा बच्चा मैं। ओके, सो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, जो भी आउटकम आता है वो एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया। जो रूलिंग पार्टी होती है वो भी रूटीनली अपने इलेक्शंस खो देती हैं, यानी कि अपनी पावर खो देती है एट द नेशनल और स्टेट लेवल, चाहे वो नेशनल हो या स्टेट लेवल हो, कोई सा भी ले लीजिए, चली जाती है हाथ से सत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग MPs और MLAs लॉस इलेक्शंस। हाफ ऑफ इंडिया में तो जो MP और MLAs बैठे हैं वो चुटकियों में कि अपने अगला टाइम जब आता है आफ्टर 5 years, उसके बाद अपनी सत्ता खो देते हैं। नेक्स्ट इज चैलेंजेस टू फ्री। आखिर ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के टाइम हमें झेलने पड़ते हैं? सबसे पहला तो ये है बच्चा मिसयूज़ ऑफ मनी एंड पावर। जो नेता बड़े अमीर होते हैं और जिसके पास ज़्यादा पावर होती है वो मिसयूज़ भी करने लग जाते हैं। वो लोगों पे अपना राज शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगला है मिसयूज़ ऑफ मसल पावर भी दिखाने लग जाते हैं, मेरे पास 5 बॉडीगार्ड है और सब ख़त्म कर दूंगा, ऐसे ही नौटंकी। ठीक है, अगला है ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिलीज़। जो इन्फ्लुएंस हाँ, जो पार्टीज़ होती है, जो फैमिलीज़ होती हैं, वो उनकी इन्फ्लुएंस लोगों पे बढ़ने लग जाता है। ठीक है, अगला है स्मॉलर पार्टीज हैव लेस फाइनेंस। जो बड़ी बड़ी पार्टी होती है काफ़ी कमा चुकी होती है, उनके पास पैसा होता है तो वो मिसयूज़ करते हैं, और जो छोटी पार्टी होती है उनके पास पैसा नहीं होता तो वो क्या करें। ठीक है, तो ये हैं कुछ चैलेंजेस बच्चा उसके, और देख लीजिए। कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन ऑल्सो सिक्योर टिकट्स फ्रॉम मेजर पार्टीज।
कुछ ऐसे क्रिमिनल्स भी होते हैं जिनका कोई पीछे से जिनका कोई कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जिनका कोई क्रिमिनल कनेक्शन होता है, किसी टेररिस्ट के साथ कनेक्शन होगा कि वो इंडिया में रह के दूसरे देश को खबर पहुंचा रहे हो। ऐसा हो सकता है, वो भी टिकट सिक्योर कर लेते हैं बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसे देके। ठीक है। अगला है मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, गलत इस्तेमाल करना गवर्नमेंट की मशीनरी का, गवर्नमेंट की पावर का। फाइन। अगला है इलेक्शंस आर वेरी एक्सपेंसिव, जो इलेक्शन में खड़ा होता है ना तो समझ लो वो बहुत पैसे वाला है, बिकॉज इलेक्शन जो होते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत पैसा लगाना पड़ता है तभी जाके कोई जीतता है। फाइन। नेक्स्ट इज रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या रोल होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन करवाना ही उसका सबसे बड़ा रोल होता है इलेक्शन कमीशन का। फाइन। अगला है रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़, उसको रिकॉग्निशन देना पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आइए इलेक्शन कीजिए। अलॉटमेंट ऑफ सिम्बल्स, और सिम्बल्स जो होते हैं उनका भी अलॉटमेंट करती है। अगला है इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और वो चेक करती है, नज़र रखती है अपने की इलेक्शन फ्री और फेयर हो रहा है कि नहीं या फिर कोई मिसयूज़ कर रहा है। अगला है द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस, एक मॉडल होता है कंडक्ट किस तरह से इलेक्शन होंगे वो बनाया जाता है इसके द्वारा। अगला है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, प्रिपरेशन भी की जाती है इलेक्टोरल रोल्स के लिए, यानी कि इलेक्शंस के लिए। सो ये यहीं तक ख़त्म हो जाता है बच्चा, इसके बाद कुछ नहीं है। सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू ऑल ऑफ यू। Thank you everyone. Thanks for watching this video, and please share, like and subscribe my channel so that you can get all the notifications of my new videos. Fine. Bye bye everyone. So here are our chapters and bye bye.